नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 19वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है इसे जगाओ। इसे जगाओ यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। इसे जगाओ इस कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। अब हम कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1914 ईस्वी सन में हुआ। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कल्पना पत्रिका के संपादक बन गए। उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया है। गीत फरोश कविता के कारण उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती, गीत फरोश। मिश्र जी का निधन सन 1985 ईस्वी सन में हो गया। तो बच्चों, यह है कवि का संक्षिप्त परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कविता का एक बार सस्वर वाचन कर लूंगी, उसके बाद एक एक कविता के स्टांजा अर्थात पद्यांश को हम समझेंगे। इसे जगाओ। कवि कहते हैं, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच में बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो बेवक्त जागेगा। यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा। यह घबराना के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो बच्चों, इस प्रकार यह हमारी कविता है। अब कविता के एक एक पद्यांश को हम समझते हैं। इसे जगाओ इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने प्रकृति का माध्यम लिया है और प्रकृति के माध्यम से कवि ने मनुष्य को समय पर सजग रहकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर प्रकृति से निर्जीव जो वस्तु होते हैं उनमें मनुष्य के समान सजीवता युक्त कार्य दिखाना, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, सूरज, पवन, पंछी, ये प्रकृति के कुछ विशेष अंग है। इनके द्वारा मानवों जैसे कृति कराकर उसमें कवि मानवीकरण करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर कवि ने कहा है कि हे भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। अब यहाँ पर जो मनुष्य है अधिक समय तक सोते रहते हैं, किसी भी प्रकार के जीवन की सत्यता के, जीवन के वास्तविकता की ओर मुंह मोड़ लेते हैं और वह अपने दिनचर्या में डूबे रहते हैं, अपने सपनों में खोए रहते हैं और उन सपनों से वह बाहर आना नहीं चाहते। तब यहाँ पर कवि सूरज का माध्यम लेते हैं और कहते हैं कि देखो, हम देखते हैं कि ये जो प्रकृति की जो चीज़ें होते हैं वह अपना कार्य समय पर करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें लेखक ने इस कविता के माध्यम से समय का महत्व भी बताना चाहा है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, जैसे सूरज अपने समय पर सुबह जल्दी प्रातःकाल में उगता है, अपना कार्य करता है और अपना कार्य करके वह चला जाता है। तो अब यहाँ पर कवि ने सूरज को माध्यम बनाकर मनुष्य को स्वप्न अवस्था में, दिवा स्वप्न जो हम कहते हैं, सपने अधिकतर रात में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन में जो सपने देखते हैं जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, मंजिल तक जाने के लिए वह कार्य शून्य होता है, ऐसे
समय पर हम उसे जो सपने देखे जाते हैं, बड़े बड़े बातें तो करते हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं करते, तो उसे हम दिवा स्वप्न कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो मनुष्य सच में सोया होता है ना, तो हम उसे नींद से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे पता है आलस्य की वजह से सोया रहता है। आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को आदत होती है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन वह अपने बिस्तर पर ऐसे ही सुस्त होकर पड़े रहते हैं। तो वो काम न करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, नींद आने का ढोंग करते रहते हैं। तो जो नींद आने का ढोंग करते हैं ना, वह उनको हम कितना भी जगाने का प्रयास करें, लेकिन वो नींद से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य बोध से पीछे हट गया है, अपने लक्ष्य से वह दूर चला गया है, ऐसे व्यक्ति को, सूरज को वह जगाने के लिए कहते हैं। अब देखिए, सूरज को क्या करने के लिए कहा गया है, जगाना। अब जगाना यह एक क्रिया है। उसके बाद कवि कहते हैं, भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। पवन, पवन का अर्थ क्या होता है, हवा या वायु, समानार्थी शब्द है। तो अब पवन को कौन सी क्रिया करने के लिए कहा गया है, कि हिलाने की। मनुष्य को, उस आदमी को जो नींद में, निद्रिस्त अवस्था में अपने कर्तव्य को भूलकर, अपने लक्ष्यों को भूलकर, वह आदमी जो निद्रा में दिवा स्वप्न का आनंद ले रहे, उसे उस नींद के गहरेपन से हिलाने के लिए कहा जाता है। पवन को झकझोरने के लिए कहा गया है। और कवि कहते हैं कि यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर अपने सपनों में खोया है। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य सच अर्थात अपने जीवन की वास्तविकता को भूल जाता है और बिना मतलब के बड़े बड़े सपनों में, ऐसे ही ख्वाबों में उलझा रहता है। तो ऐसे जो सच से बेखबर, बेखबर का अर्थ होता है कि अनजान होना। तो ऐसे वास्तविकता से जो व्यक्ति अनजान है और ऐसे ही दिवा स्वप्न में खोया हुआ जो व्यक्ति सो रहा है, कवि पवन को और सूरज को उस सोए हुए व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य अपने वास्तविकता से, अपने आसपास घट रही घटनाओं से अनजान बना अपने दिवा स्वप्न में खोया हुआ है और उसे अपने कर्तव्य का मान सम्मान नहीं है। अपने कर्तव्य को वह भूल गया है, बस वह सपने ही देख रहा है। वे सपने कैसे सच होंगे, इसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं है। अगर हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारे उद्देश्य को पूरा करना है, हमारे ध्येय को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें कर्तव्य का बोध होना जरूरी है। और कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, उचित समय पर उचित कार्य करना है। हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व होता है। तो बच्चों, अब देखिए, यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई उसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की इसे जगाओ शीर्षक कविता से उद्भूत है और इसके कवि है या इसके रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रसंग में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर कवि ने समय का महत्व हमें बताया है। बच्चों, अब कविता की जो अगली पंक्तियां होंगी उसमें भी आप संदर्भ और प्रसंग सेम लिखेंगे, सिर्फ आपकी व्याख्या बदलेगी। अब जो कविता की पंक्ति हमने पढ़े हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। कवि सूरज और पवन से कहता है कि हे मनुष्य, जो बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान है, अनजान अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। अब कविता की अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबराना के भागना अलग है। अब देखिए, यहाँ पर कवि पंछियों को, मनुष्य को, सोए हुए मनुष्य को उठाने के लिए कह रहा है, उसे नींद से बाहर आने के लिए कह रहा है। पंछी, पंछी का समानार्थी शब्द होता है खग, पक्षी या विहंग। अब पक्षी को
कवि ने क्या करने के लिए कहा है कि सोए हुए मनुष्य के कानों पर चिल्लाने के लिए कहे। आप लोगों ने देखा होगा कि सवेरे सवेरे जब सूरज का दर्शन होता है, सूरज का आगमन होता है, सूरज के सुनहरे किरणें सारे संसार पर फैल जाते हैं, तो तब से ही जो विहंग होते हैं, खग होते हैं, पंछी जो होते हैं, अपना चहचहाना शुरू कर देते हैं। तो उस समय उनको कोई जागरूक करते हैं क्या? नहीं। तो पंछी को अपना कार्य पता है, मनुष्य को भी अपना कार्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि पंछी, सूरज, पवन, इन प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक चीजों को मानवीकरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे। भाई सूरज, जरा उस आदमी को जगाओ। कवि आगे कहते हैं कि वक्त पर जगाओ। वक्त का अर्थ होता है कि समय या काल। तो अब यहाँ पर वक्त पर जगाओ, इस पंक्ति का अर्थ होगा कि यदि वक्त रहते ही कर्तव्य और अपने लक्ष्य को मनुष्य को पहचान लेना चाहिए, और वक्त रहते ही, समय रहते ही हमारे लक्ष्य और सपनों को, हमारे कर्तव्य को निश्चित कर लेना आवश्यक है, और उन्हें पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, तो ही उसे सफलता मिल सकती है। वक्त पर जागना का अर्थ है वक्त रहते संभालना। अब यहाँ पर कवि ने वक्त का महत्व बताया है, अर्थात समय के महत्व को बताया है कि कोई भी कार्य जो होता है वो उचित समय पर ही होना चाहिए। सुबह चाहे वो जल्दी उठना हो, स्कूल में जाना हो, पढ़ाई करना हो, खेलना हो, खाना खाना हो, सोना हो, हर चीज का एक विशेष समय होता है। अब देखिए, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपको समय के साथ ही चलना है, समय के पीछे हमें नहीं रहना है। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, समय उसका महत्व बढ़ाता है। इसलिए हमें कभी भी समय के अनुसार ही आगे बढ़ना है, समय के महत्व को जानना है, सही समय पर हमें सही कार्य करते रहना चाहिए। अभी से आप समय पर पढ़ाई करेंगे, समय पर खेलने का समय भी आपका निर्धारित होना चाहिए, पढ़ाई का समय भी आपका निर्धारित होना चाहिए। अगर आपका स्कूल का समय सुबह है तो आपको जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, उसके लिए जल्दी सोने की भी आदत होनी चाहिए, समय पर नींद लेनी चाहिए, समय पर खाना होना चाहिए। तो हर वक्त का, हर समय का एक विशिष्ट टाइम टेबल हमें बना लेना चाहिए, हर चीज़ों का हमें टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और जो समय हमने निर्धारित किया है उसका अनुशासन लगाकर पालन भी करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो समय के साथ, देखो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जैसे घड़ी की कांटे आपने देखे होंगे, घड़ी जैसे आगे बढ़ती रहती है वैसे ही समय आगे बढ़ता रहता है। वो कब समय हमारे जीवन से निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए कवि कहते हैं कि वक्त पर जागो, नहीं तो बेवक्त जागेगा तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा। अब देखे, हम क्या हो जाते, समय से हमें पीछे नहीं रहना है, नहीं तो बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हम पीछे छूट जाएंगे। और जब हमें यह बात पता चलेगी तो हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और फिर घबरा कर हम आगे बढ़ने की, मंजिल तक पहुंचने की, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर इस घबराहट में ना हमारे मंजिल तक हम उचित ढंग से जा सकेंगे, और नहीं हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, और नहीं हम हमारे कर्तव्य को पूरा कर सकेंगे। अब इस कविता की पंक्तियों का हम व्याख्या देखेंगे। प्रसंग और संदर्भ आप पहले मैंने जो बताया है वही लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि पक्षियों से कहता है कि सोए पड़े हुए इस मनुष्य के कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाए। इसको जागना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना भी जरूरी है, अन्यथा देर से जागने पर वह घबरा के उसको पाने के लिए भागेगा जो कि इससे आगे निकल गए हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि घबरा के भागेगा, यह घबराना के भागना अलग है और क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्षिप्र गति से जब वह घबरा कर भागना लगेगा तो वह क्या होगा, घबरा के भागना, और क्षिप्र गति से भागना, इसमें कवि ने फर्क बताया है। अब क्षिप्र का अर्थ क्या होता है कि त्वरित, तुरंत,
या सही समय रहते। तो हाँ, उसकी गति कैसे होनी चाहिए, घबराकर भागने वाली नहीं, बल्कि त्वरित सही समय पर, उचित समय पर क्षिप्र गति से भागने वाला उसका समय होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग हो। सजग का अर्थ क्या होता है कि सावधान हो, सचेत हो। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ लगाते हैं, स्पर्धा लगाते हैं। पहले तो वह समय गवा देते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि उनका साथी उनसे आगे निकल गया है तो वह आनन फानन में अर्थात जल्दबाजी में भागने लगता है और उनकी बराबरी करने की कोशिश करता रहता है। परंतु कवि कहते हैं कि आनन फानन में भागना और त्वरित गति, आनन फानन में भागना यह त्वरित गति नहीं है, यानी इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि सही समय पर हमें सजगता के साथ, सचेत होकर, सावधानता के साथ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और जब हम आगे बढ़ते अपने लक्ष्य तक जल्दी से पहुंच सकते हैं जब हम क्षिप्र गति से और सर्जक होकर भागेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने सूरज को जगाने के लिए, पवन को हिलाने के लिए और पंछी को मनुष्य के कानों पर चिल्लाने के लिए कहा है। अब देखते हैं व्याख्या। संदर्भ और प्रसंग आप पहला ही लिखेंगे। कवि कहते हैं कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति से मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में भागने में केवल घबराहट होती है। इसलिए अरे सूरज इसे जगाओ, पवन इसे झकझोर दो और पंछी इसके कानों के पास चिल्लाओ ताकि यह समय रहते ही जाग जाए। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को सजग होकर जीवन के लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।